This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. So in this way we can test the hypothesis on the basis of the critical value. Now we understand what is the p-value and how we can take the what is the procedure of taking the decision about the null hypothesis or our claim on the basis of the p-value. चलिए p-value पर देखते हैं क्या है, p-value है क्या और कैसे इसको हम इसके बिहाफ पे हम कैसे डिसीजन देंगे. Yeah, in this nowadays use of p-value is become very popular due to two reasons. First is that most of the software provides a p-value and critical value, then critical value, and p-value provides more information compared to the critical value as far as rejection or non-rejection of H. p-value हमारे पास क्या करती है, more information provide करती है. Actually p-value है क्या? p-value is nothing but is the least level of significance. It means that a level where we reject the null hypothesis. उसके नीचे हम null hypothesis को reject नहीं कर सकते. For example, चलिए समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा concept थोड़ा सा समझने का है. चलिए मैं एक आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं टेबल दिखाना चाहता हूँ. फॉर्मूला बुकलेट चलते हैं. ये चलिए हम ये क्वेश्चन ले रहे थे जो हमारा टोमेटोज वाला क्वेश्चन था. तो ये इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ रहा है, ये 1% था तो वैल्यू ये थी, 2% हुआ तो वैल्यू कम हो गई, 5% हुआ तो वैल्यू और कम हो गई, और 10% हुआ तो वैल्यू और कम हो गई. इसका मतलब हो क्या रहा है, ये देखें, अगर हम ग्राफ की हेल्प से कुछ देखें तो क्या हो रहा है. ये नॉर्मल ग्राफ है मेरा. ओके, जब मैंने अपना लेवल लिया 1% तो मेरी वैल्यू थी 2.33. ये मेरा क्रिटिकल है. तो क्रिटिकल रीजन 1%, मतलब ये कुल मिला के ये अगर टोटल 1 है तो ये वैल्यू कितनी है, 0.01. ओके, तो जितना ये एरिया है, तो जितना क्रिटिकल रीजन कम होगा उतनी वैल्यू मेरी इस साइड ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे बढ़ रहा है. तो अगर मेरा क्रिटिकल रीजन 5% हो जाएगा तो वैल्यू कहां पे आएगी, यहां पे आएगी कि यहां पे आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, राइट आएगी 2.33 के. जस्ट बताइए. राइट. अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं, 0.05 कर दूं 1% से, तो मेरा जो कट ऑफ बना था ये वाला, ये मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, इसके राइट में. राइट. कोई और? यस. अगर सर पूरा परसेंटेज बढ़ रहा है तो परसेंट ये एरिया लेफ्ट में से होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट से स्टार्ट होता है, Z0 1 2 3, तो जहाँ पे 1% है उसके लेफ्ट में होना चाहिए. यस, क्योंकि इस एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हो, 1% से आ रहे हो 5%, तो जब ये कैसे इंक्रीज होगा, अगर आप इधर कर दोगे तो और कम हो जाएगा. तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वैल्यू है मेरी कट ऑफ वैल्यू है, ये कम हो जाएगी और भी, ये 2 पॉइंट कुछ और हो जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है. 5% वैल्यू कितनी रह गई, 1.645 रह गई. ऐसे ही ये अगर 10% ले तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कहीं पे. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब क्रिटिकल रीजन मेरा बढ़ता जा रहा है, क्रिटिकल रीजन बढ़ता जा रहा है, और क्रिटिकल रीजन बढ़ेगा तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ज्यादा होगी, कम होगी, रिजेक्ट ज्यादा होगी. रिजेक्ट ज्यादा होगी.
यानी अगर कोई वैल्यू मेरी, अगर कोई हाइपोथेसिस मेरी 10% पे रिजेक्ट हो जा रही है, सॉरी 1% पे रिजेक्ट हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो आज जितने भी रीजन हैं अगले वाले उन सब पे रिजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यस सर, यस या नो? दोबारा देखिए, यस 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 सर, यस यस सर, सर। है ना, क्योंकि अगर मेरी 1% पे रिजेक्ट हो गई, 1% पे रिजेक्ट मतलब यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, तो वो अगर मेरा क्रिटिकल यहाँ तक होगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगी, अगर यहाँ तक होगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी अगर आपकी इस लेवल पे रिजेक्ट हो जाती तो अपर लेवल पे सब पे वो रिजेक्ट होगी ही होगी 100%। तो ये क्वेश्चन आ रहा था स्टेटिस्टिशियन के, भाई वो लास्ट लेवल क्या है जहां पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, वो लास्ट लेवल क्या है, क्या इससे नीचे भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी 1% से नीचे भी? तो ये क्वेश्चन ने उन्हें क्या कहते हैं उसको मोटिवेट किया पी वैल्यू के लिए। तो पी वैल्यू क्या है, वो लास्ट लेवल है जिसपे हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो, ठीक है, लास्ट लेवल, यानी वो इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि उससे कम तो ये तो लास्ट तो 1% था, तो पी वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो कुल मिला के पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू इज द लीस्ट या lowest level of significance where the hypothesis is rejected। तो चलिए वापस चलते हैं, तो जस्ट ए मिनट, यस, तो चलिए इसको लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिया था, तो ये बताया कि भाई 1% पे जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है वो सभी लेवल्स पे 5% पे भी रिजेक्ट होगी और 1.25 पे भी रिजेक्ट होगी। नाउ द क्वेश्चन है, कुड द नल हाइपोथेसिस आल्सो बी रिजेक्टेड एट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्मॉलर देन दिस? क्या इससे भी कम पे रिजेक्ट हो सकती है? द आंसर इज यस, एंड वी कैन कंप्यूट द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट व्हिच नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नोन एज द, इसको हम कहते हैं पी वैल्यू। तो अब फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, ये सब निकालने से फायदा क्यों क्या हुआ, तो हम डेटा हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग हो रहा। अब ये एक तो कह रहा है कि 5% पे चेक करा कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, एक ने 1% पे टेस्ट किया हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, तो कौन सा एविडेंस ज्यादा अच्छा है? एविडेंस ये ज्यादा अच्छा है 1% वाला। 5% तो अपना ऑटोमेटिक ये भी कर रहा है, जैसे हमने शॉर्टेस्ट इंटरवल वाली बात करी थी, तो हमें लास्ट लेवल पे देख, तो यानी इसका मतलब जो हमारा डेटा है ये जो जहां पे 1% पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो हम पी वैल्यू के हेल्प से ये पता चला लगा लेते हैं कि हमारा डेटा कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। तो दिस वैल्यू which sorry AP value is obtained, तो AP value अब प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? पी वैल्यू हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वही सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है देगा, तो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा, तो बता रहे हैं कि फॉर राइट टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू निकलेगा प्रोबेबिलिटी, पी वैल्यू क्या है, अल्फा भी प्रोबेबिलिटी है आपकी, अल्फा को जो आपने लिया है 0 पॉइंट, अल्फा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर, तो प्रोबेबिलिटी अल्फा भी, तो पी वैल्यू क्या है, अल्फा ही तो है, पर वो क्या है, लीस्ट अल्फा है, स्मॉलेस्ट अल्फा है जिस पर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, तो पी वैल्यू क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक मेरी जेड है तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉइंट मान लो 4 आ गया, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये मेरी पी वैल्यू होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना जानते हैं, हमने निकाली थी प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 1.4, याद है आपको कैसे निकली थी ये? हमने यहाँ एमएसटी सॉरी आई थी उसमें एमएसटी 3 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 1.5 यहाँ पे है, 1.4 को निकालने के लिए हमने क्या किया था, 5 में से हम ये लेवल लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो सेम उस तरह से हम निकाल सकते हैं, पर ये नॉर्मल के लिए तो इजीली निकल जाती है, पर अदर्स के लिए इसमें डिफिकल्टी आती है क्योंकि वहां पे सभी वैल्यू वहां पे अलग तरह की टेबल बनी होती है। तो अगर हमारे पास टू टेल लेफ्ट टेल टेस्ट हो तो हम ये लगा देंगे, अगर टू टेल टेस्ट हो तो हम मानते हैं कि दोनों सिमेट्रिकल के केस में लेफ्ट दोनों क्या है, इक्वल होगी, तो 2 ट्वाइस ऑफ दिस कर देते हैं हम। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक टी मान रखी है हमने, तो टी इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ दी, यहाँ पे हमने मॉडुलस वैल्यू लिया है, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो इस तरह से हम टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं।
अब हम डिसीजन कैसे लेंगे? तो ठीक है, पी वैल्यू तो आ गई, पर इसको डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन लेने के लिए फिर हम अल्फा का यूज करते हैं। तो अगर अल्फा हमारा पी से ग्रेटर है तो क्या होगा? हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होनी चाहिए सर। सर एक बार You have to take the decision p value is compared with the alpha, and if p value is equal less than alpha, अगर ये इससे p value alpha से कम है, then we reject the null hypothesis। यानी अगर अल्फा बड़ा है तो बड़े पे तो रिजेक्ट होती है, तो लीस्ट है लेवल, तो उससे जितना भी बड़ा लेवल लेंगे सब पे रिजेक्ट होनी है। तो हमारी क्या होगी? तो यूज करा है, तो p वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन अल्फा, यानी अल्फा अगर बड़ा है p वैल्यू से तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ से p वैल्यू के बेस पे भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी पेपर अगर आप रिसर्च में हो तो वहाँ पे स्टार लगा देते हैं कि कुछ वैल्यू आई 2.58 कुछ इस तरह से, तो उस पर स्टार लगा देते हैं कि सिग्निफिकेंस है ना, स्टार इस तरह से, तो p बेस पे डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये p वैल्यू से हुआ। तो p वैल्यू बता रहे हैं कि p वैल्यू हमारी है द टेबल से निकाल सकते हैं, but unless dealing the standard normal distribution except p value is not obtained with the help of table as mentioned above। कि नॉर्मल की तो निकाल सकते हैं हम, नॉर्मल को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम अदर डिस्ट्रीब्यूशन से p वैल्यू निकालते हैं तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाती है। बट इफ वी टेस्ट अवर हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर पैकेज तो बहुत इजी है, फिर कोई दिक्कत नहीं निकाल लेंगे। तो चलिए, अब दो मेथड हो गए आपको कि थ्रू विच यू कैन टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। थर्ड मेथड आ रहा है रिलेशन बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हम विद द हेल्प ऑफ द इंटरवल एस्टिमेशन से भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं। उसका भी बड़ा सिंपल है, पर इसको हम रेयरली यूज करते हैं। ये जनरली यूज होता है आपका बायोस्टैटिस्टिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, इंटरवल वाला। ओके, तो कैसे यूज करेंगे इसको? कि कह रहा है कि सबसे पहले आप जो भी जिसके लिए भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो मीन है तो मीन के लिए आप मीन वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लीजिए। अगर आपकी टेस्ट आपका जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट है तो आप टू टेल्ड कॉन्फिडेंस, टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लीजिए। अगर आपका टेस्ट लेफ्ट टेल है तो लेफ्ट साइड वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लीजिए। अगर आपका साइड राइट साइड तो राइट साइड वाला बना लीजिए। फिर क्या करना है आपने? उस इंटरवल में देखना है कि जो आपकी जो वैल्यू है पैरामीटर की, मैंने कहा कि म्यू इज इक्वल टू 60, ये मेरा मान लीजिए वो था, और मैंने इसका इंटरवल बनाया, वो मेरा आया 40 से 80, ये मेरा इंटरवल बना। तो 60 इसके अंदर लाई कर रहा है, इट मींस दैट वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर 60 जो भी हमारा पैरामीटर की वैल्यू है, जो भी हमारी हाइपोथेसिस इसके अंदर नहीं लाई कर रही है, तो वी कहेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये कंसेप्ट है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी construct the confidence interval and check the value of the null hypothesis lies in this interval or not। अगर लाइज कर रही है तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, और अगर लाइज नहीं कर रही है तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये बनाया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यस, of the course if the value of the parameter specified by the null hypothesis lies in this confidence interval then we do not reject the null hypothesis। अगर इसके अंदर लाई कर रहा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इनको if you want test the null hypothesis तो ये सब हो गया है। यस, तो यहाँ पे ना एग्जांपल नहीं दिया। चलिए आगे जब हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे उसमें मैंने तीनों मेथड यूज किए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आप तीनों मेथड को इजीली समझ पाए। फिर हमने टू मेथड्स पे ही फोकस किया है, यानी की वैल्यू पे एंड द क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी किसी भी तरह की पूछ सकता है। चलिए ओके, मान लूं। चलिए फिर नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। क्या मैं टाइम आपका 9 to 11 कर सकता हूँ?
या ठीक है 8 से 10? 9 to एक्सक्यूज 11 मी is सर, bad. मेरा एक क्वेश्चन था। ओके, पहले टाइम डिसाइड। हेलो, ओके ओके, टाइम हम 9 to 11 sir. 9 to 11 is more better than 8 to 10. सर 9 to 11 सही है। Yes, sir. सही है सर, 8 better. to 10 is 11 is हाँ। better. इस बीच में आप अपना डिनर भी ले सकते हैं और सब कुछ। तभी हमारे सामने वहां पे बाउंडेशन थी कि सुमित सर हमें वो स्लॉट प्रोवाइड नहीं करा रहे थे 9 to 11 वाला, इसीलिए उनकी क्लास हमने फिर to 10 रखी। तो चलिए फिर कल ओके ओके, से हमारी क्लास फिर 9 to 11 होगी, और मेरे ख्याल से मुझे अभी 3 days और लगेंगे इसको पूरा कराने में आज के अलावा। यस, आप ओके। यस सर, वो जो बल्ब वाला क्वेश्चन था ऊपर, हाँ जी, वो एक बार क्वेश्चन आप ओपन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो कल की क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? 9 to सर लेट नहीं हो जाएगा? 11 तक नहीं हो पाती, 10:30 तक फिनिश कर देंगे। हाँ सर, सर यहाँ पे हम जो μ1 μ2 माने थे, किधर है वो? नहीं ये तो सॉरी, हेलो, एक मिनट रुकिए रुकिए, जस्ट ए मिनट। ओके। यस, इसकी बात कर रहे हैं। या सर यहाँ पे हमने लिया है μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड μ1 नॉट इज इक्वल टू μ2। हाँ यस, हाँ यहाँ पे ये लिया है, बताइए। ओके, तो क्या हम सर यहाँ पे ये कर सकते हैं μ1 इज इक्वल टू समथिंग लाइक टेम्परेरी वैल्यू अगर x मान लेते हैं और μ2 μ नॉट इक्वल टू x, जब हम ऐसा कुछ केस बन सकता है क्या? जब हम 2 की कंपैरिजन करते हैं तो वहां वैल्यू नहीं मान सकते, आप उसमें यही करोगे ओके, ये इससे बेटर है। वहां वैल्यू जब सिंगल होगा तो वहां पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पे अगर टेम्परेरी वैल्यू लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो उससे नहीं हो पाएगा फिर? जनरल, क्योंकि वो तो वैल्यू सैंपल से आएगी 50 या 60, ओके, तो हम ऐसे नहीं मान सकते 60, ये तो हमारा मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, तो इसको फिर हम जर्नल लिखते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके, मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो क्वेरी थी वो माइंड में नहीं गई, आपने पूछ लिया, क्योंकि क्वेरी जब तक आप पूछोगे तो माइंड में हमेशा बनी रहती है। चलिए, तो और कोई क्वेरी किसी की? चलो अब चलते हैं यूनिट नंबर 10। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारा टेस्ट। अभी आपने बेसिक समझ लिया है और आपने ये भी समझ लिया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बड़ा रोल है। आपने देखा कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ही हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप किए थे, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ही हम टेस्टिंग पढ़ेंगे। अब सब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हो। तो फिर वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर मीन की टेस्टिंग करने हैं, सिग्मा, देखिए पहले सबसे पहला अजम्पशन है कि पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। ये बेसिक अजम्पशन है पैरामेट्रिक टेस्ट का, पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे पॉपुलेशन नॉर्मल है कि नहीं है। फिर हम आएंगे कि अब हम किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मीन में चेक करेंगे कि हमारा जो मीन में है पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है कि अननोन है। तो अगर नोन होता है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका? नॉर्मल। इस क्वांटिटी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है? नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल। नॉर्मल का ही या स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना। चलिए, अगर सिग्मा अननोन हो जाए तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बना था? टी बना था। चलिए, यानी अगर सिग्मा अननोन होगा तो हम टी टेस्ट लगा देंगे विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी लूज हो गई थी क्योंकि हम सिग्मा को एस्टिमेट करेंगे एस से। तो जब भी हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, जितनी पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी लेस हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बाय द वे सैंपल साइज लार्ज है, तो अगेन हम कह रहे हैं कि हमारा जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेड हम लगा सकते हैं। ठीक है, पर टी भी लगा सकते हैं। ओके, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करें तो आप टी भी लगा सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर से आप टेबुलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अगर हम अपनी टेबल से कर रहे हैं तो टेबल में हमारे पास 30 तक वैल्यू है, उसके ऊपर वैल्यू गिवन नहीं है, तो वहां पे फिर हमें इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, एक्सट्रपोलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम टी की वैल्यू निकाल पाए। तो हमने थ्योरी में यही रूल बनाया है कि भाई अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा हो जाता है मीन के केस में, तो हम वहां पे नॉर्मल टेस्ट फिर लगा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया ये।
और सेकंड क्या है कि जैसे ही सैंपल साइज ग्रेटर हो जाता है तो नॉर्मल जो हम एजम्पशन था हमारा कि पॉपुलेशन नॉर्मल होनी जरूरी है, वो एजम्पशन हमारा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि फिर कोई भी पॉपुलेशन हो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसका नॉर्मल ही बन जाता है। ठीक है, तो फिर हम अगर सैंपल साइज लार्ज है तो हमें नॉर्मलिटी एजम्पशन की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। पर अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो क्योंकि अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो नॉर्मलिटी का एजम्पशन होगा, तभी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, या टी होगा या एफ होगा या काई स्क्वायर होगा, अदरवाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते नहीं है क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो वी गो फॉर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में फिर जाना। चलिए, तो पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है टेस्ट प्रोसीजर, तो टेस्ट प्रोसीजर सेम यहाँ पे भी वही है, केवल यहाँ लार्ज सैंपल के लिए हम जेड यूज करेंगे। फिर हम चलिए धीरे धीरे करते हैं। तो टेस्ट प्रोसीजर तो वही रहेगा, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेटिव बनाएंगे, फिर हम अल्फा को डिसाइड करेंगे, फिर हम जेड बनाएंगे। यहाँ पे जेड ही है क्योंकि लार्ज सैंपल केस ले रहे हैं तो लार्ज के लिए कह रहा है कि भाई जेड ही बनेगा। फिर हम टैबुलेटेड वैल्यू उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेंगे, फिर टेबल से मैच कर लेंगे, अगर वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेम कहानी वही है जो हम पहले करके आए, बस यहाँ पे अलग से डिस्क्राइब किया हुआ। ओके, तो इसको तो मैं डिस्क्राइब करने की बात नहीं। यहाँ पे देखो फिर वापस टैबुलेटेड वैल्यू हमने यहाँ पे फिर लाइट दे दिया। अगर टू टेल टेस्ट है तो हमारी 5% पे होगी 1.96 और 2.58, और अगर 1% अगर हमारा वन टेल है, राइट टेल है तो 1.65, लेफ्ट टेल है तो क्योंकि जेड सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में तो हमारी वैल्यू तो सेम ही होगी, बस प्लस माइनस साइन हमारा बदल जाएगा। अगर मैंने बताया कि अगर हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल है तो क्रिटिकल रीजन भी टू टेल में लाई करेगा। ठीक है भाई, इधर तो आ गया 1.96, तो दूसरी वाली वैल्यू पे भी क्या होगा -1.96। तो अगर अब वैल्यू हमारी यहाँ पे कहीं लाई करेगी तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर अगर यहाँ पे लाई करे यहाँ पे लाई करे तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। कुछ बुक्स में क्या रहता है वो मॉडुलस वैल्यू से टेस्ट करता है, जो भी वैल्यू आई जेड की उसका मॉडुलस लगा दिया। मान लो जेड की वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट करके आई टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू माइनस के 1.64 आ गई, तो ये चेक कर इसको कर देगा 1.64, मॉडुलस वैल्यू से मॉडुलस वैल्यू बना लेता है पॉजिटिव वैल्यू, और इस जो टेबल की वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव कंसीडर कर लेता है। ठीक है, दोनों तरफ नहीं देखता। पर हम मैंने जो पूरा एक्सरसाइज किया है वो इस तरह से नहीं किया, वो ऐसे ही किया है जैसे हम सिंपल कर रहे हैं, मॉडुलस वैल्यूज कुछ नहीं लगाया। ओके चलिए अब देखते हैं पी वैल्यू के लिए भी इसने कहा कि पी वैल्यू का सेम डिसीजन होगा जैसे मैंने बताया था। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो फॉर्मूला बता रहा है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मीन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है तो म्यू होती है, और वेरिएंस कितना सिग्मा स्क्वायर अपॉन और स्टैंडर्ड एरर ये होगी। तो वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी इसने, तो फॉर्मूला बन गया ये। अब इसने डिफरेंट केस बनाए, जब सिग्मा स्क्वायर इज नोन है तब कौन सा टेस्ट होगा, जेड टेस्ट। ठीक है, अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन हो गया तो फिर हम सिग्मा को एस्टिमेट करेंगे एस से, तो उस टाइम पे टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और टी टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, पर कह रहा है कि अगर लार्ज हो जाए, अगर हमारा सैंपल साइज बट व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज अंडर नॉट नॉर्मल, अगर नॉट नॉर्मल है और सैंपल साइज बहुत लार्ज है 30 से ग्रेटर है, तो हम फिर इसमें जेड टेस्ट लगा सकते हैं। इसको फिर ये लैंग्वेज में बना दिया बहुत, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें फोकस किया हुआ है भाई किस सिचुएशन में आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मेरा एम यही था इसमें। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा टेस्ट लगेगा, तो मैंने बार बार हर जगह इंडिकेशन डाला है कि भाई इस टाइम पे ये टेस्ट लगेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे भी हमने ये मेंशन किया है कि यहाँ पे यही टेस्ट क्यों लगाया हमने, ठीक है यहाँ पे भी लिखा है। तो सिंस 50 ग्रेटर देन 30 है, लार्ज है, तो वी गो फॉर द जेड टेस्ट। तो हर जगह ये मेंशन करने की कोशिश करी है कि आप इस सिचुएशन में हमने यही टेस्ट क्यों लगाया। तो फिर देखिए यही कह रहा है कि सिग्मा स्क्वायर अगर नोन है तो जेड टेस्ट लगेगा, अंडर पॉपुलेशन इज नॉर्मल और नॉन नॉर्मल फॉर लार्ज सैंपल। अगर लार्ज सैंपल है तब तो नॉर्मल हो, पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो, तब भी हम क्या करें जेड टेस्ट। बट व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल देन जेड टेस्ट इज अप्लाई व्हेन पॉपुलेशन द स्टडी इज नॉर्मल। जेड टेस्ट भी तभी लगेगा जब नॉर्मल होगी, अदरवाइज क्योंकि आपने देखा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में नॉर्मल तो जब भी बनाते हैं पॉपुलेशन शुरू में नॉर्मल लेके चले थे हम। तो अगर नॉर्मल नहीं होगी और सैंपल साइज छोटा होगा तो जेड टेस्ट भी नहीं लगा सकते आप। ओके, अगर सिग्मा अननोन है तब हमें टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर सैंपल साइज स्मॉल है, सिग्मा नोन और अननोन है एंड फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट नोन, सैंपल साइज स्मॉल आके देखो अब, और सिग्मा नोन और नोन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पॉपुलेशन हमें पता नहीं है कौन से पॉपुलेशन से सैंपल आया है,
तो वी अप्लाई द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाना पड़ेगा। अगर सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो हमें फॉर्म ही नहीं पता है कि हमें जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, और जब तक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म नहीं पता होगी तो वी कैन नॉट अप्लाई द टेस्ट। तो इसलिए हमें किस में जाना पड़ेगा, फिर हमें नॉन पैरामीट्रिक जाना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो कहानी थी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड से किया है। देखिए इसी ने अकॉर्डिंग लिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, श्वेता बताइए। सर जब हमारा सैंपल हमेशा 30 से ग्रेटर होगा तो हमेशा ही जेड टेस्ट लगेगा ना? हाँ जेड, ठीक है। चाहे उसमें वो सिग्मा नोन हो या फिर अननोन हो। सिग्मा, ओके, दिस क्लियर नाउ? सर कैन यू रिपीट, आवाज थोड़ी सी क्रैक हो गई थी। किसी का माइक ऑन है आई थिंक। प्लीज जिसको क्वेरी नहीं है वो अपना माइक म्यूट कर दें, आवाज आ रही है कुछ। यस, इट इज बेटर। तो अगर सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है और मीन की टेस्टिंग करनी है तो वी कैन अप्लाई द जेड टेस्ट, चाहे सिग्मा नोन है या अननोन है। ओके, अगर सैंपल साइज छोटा है और सिग्मा अननोन है तो वी गो फॉर द टी टेस्ट। चलिए, तो आपने बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, a light bulb company claims that the 100-watt light bulb its sales has an average life of 12 hours with a standard deviation of 100 hours. For testing the claim, 50 new bulbs were selected randomly and allowed to burn out. The average lifetime of these bulbs was found to be 1180. Is the company claims is true at 5% level of significance. तो सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन करना हो अपने स्टैटिस्टिक्स में, सबसे पहले उसको सिंबॉलिकली हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम सिंबॉलिकली ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है, बताइए मुझे ये क्या गिवन है। पॉपुलेशन बोलिए। म्यू। The mean life of light bulb mu is equal to 1200 hours. चलिए 1200 आवर्स हो गया, म्यू तो 1200 आवर्स हो गया। चलिए आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन 100 आवर। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, सिग्मा के पॉपुलेशन का है सैंपल का? The population का है sigma. सिग्मा, ये 100 हो गया। यस, नेक्स्ट। सैंपल साइज 50। The sample size is 50, n is 50. यस, सैंपल मीन Sample जो mean है वो is 1180। 1180. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। Now alpha is 0.05. ठीक है। तो ये तो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्या क्लेम क्या है, क्लेम क्या कह रहा है, कंपनी कह रही है कि भाई जो मेरा बल्ब है उसकी एवरेज लाइफ इतनी है, ये मुझे क्लेम टेस्ट करना है। तो किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज लाइफ की बात कर रहा है। तो मुझे हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी म्यू के लिए। तो म्यू क्या होगा बताइए, क्या लिखें स्टेटमेंट, क्लेम क्या लिखें? mu1 is equal to mu2 नहीं, is not यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। mu is equal to 1200. केवल एक ही पॉपुलेशन हमारे पास है, अगर 2 होती तब mu1 इक्वल टू mu2 लगाते। तो अब तो खाली हमारे पास एक ही बल्ब है ना, उसको हम पहले बात आफ्टर वाली बात कर रहे हैं, केवल सिंपल बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, mu is equal to 1200। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 1200, ये भी हो गया। अब किसको नल लें, mu is equal to Is equal to 1200. और ये मेरी बन गई अल्टरनेटिव बन गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे कहां हमारा क्लेम है। क्लेम कौन सा है, H0 है कि H1 है? जीरो है। H0 है सर। तो यहाँ पे हम इसके सामने जहां भी क्लेम मिलेगा उसके सामने क्लेम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे टेस्ट हमारा 1 टेल है कि 2 टेल है, बताइए टेस्ट। The two-tailed. 2 टेल टेस्ट है। चलिए ये इंफॉर्मेशन हम हाइपोथेसिस के ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखना है कि भाई कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे, बताइए कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे और क्यों।
जेट टेस्ट सर जेट टेस्ट सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 50 दे रखा है हमने। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या है? Population स्टैंडर्ड डेविएशन हमें standard गिवन है। deviation is known. नॉन है, ठीक है। और अगर बाय द वे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता तो आप कौन सा टेस्ट लगाते? The t-test. टी नहीं लगा सकते तब नहीं सर, तब भी तो m साइज तो ग्रेटर है ना, तो z टेस्ट ही लगता, बस सिग्मा को s से सप्लीमेंट कर देते थे, क्योंकि टी टेस्ट के लिए एजम्पशन चाहिए नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का एजम्पशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो टी टेस्ट तो आप लगा ही नहीं सकते। टी एफ का स्क्वायर, सैंपल साइज से छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, बिना नॉर्मलिटी के एजम्पशन के लगेंगे ही नहीं। केवल जेट टेस्ट ऐसा ही है जो लग सकता है, वो भी सैंपल साइज बड़ा होने पे, ठीक है। तो हम क्या लगाते, फिर भी हम यहाँ पे जेट टेस्ट लगाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मलिटी का एजम्पशन हमारे पास नहीं। चलिए, तो ओके, तो ये डिसाइड होगा जेट टेस्ट लगेगा। अब क्या रह गया भाई, अब हमारे इसका फार्मूला रह गया। तो फार्मूला आपसे बनाना आता ही है कि भाई एक्स बार लो माइनस म्यू लो और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा रूट एन से डिवाइड कर। चलो जी, ये बन गया जेड, क्योंकि जेड लगाने हो तो इसलिए जेड फार्मूले में जेड ही लिख दिया, स्टैटिस्टिक कहते हैं जेड। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये पता है, ये पता है, सब पता है, वैल्यू निकाल, ठीक है। तो फाइंड आउट करी वैल्यू, चलिए देखते हैं कितना आ गया। माइनस के 1.41 आ गया। अब हम क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं, यानी हम क्रिटिकल वैल्यू हमारी कितनी है नॉर्मल के केस में, कितने परसेंट पे ले रहे हैं हम इसको, 5% पे ले रहे हैं, और टेस्ट हमारा 2 टेल्ड है। और चलिए ऊपर देखते हैं जो टेबल गिवन थी हमें, टेबल कहाँ गई हमारी, यस ये टेबल। तो ये टेबल कह रही है कि भाई 2 टेल्ड पे 5% पे वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1.96। तो नॉर्मल कर्व बना लेते हैं, ये बनाया हमने नॉर्मल कर्व, और ये हमारा बना, एक पेन लेके आना पड़ेगा, पैड और पेन, जिससे इजीली हम ड्रॉ कर पाए। पर क्लास ही ऑन हमारा पूरा हो गया कोर्स, चलिए फिर देखेंगे। यस, तो 1.96, क्योंकि पूरा एरिया ये 3 के आसपास होता है यहाँ तक, तो हम यहाँ मान लेते हैं 1.96। ये तो बना 1.96 निगेटिव वैल्यू वाला, ठीक है। और ये बना इधर सेम डिस्टेंस पे बना देते हैं, ये बना हमारा 1.96 पॉजिटिव वैल्यू वाला, क्योंकि क्रिटिकल रीजन दोनों साइड होगा ना, यहाँ पे तो 2 टेल्ड है, तो क्रिटिकल रीजन भी दोनों साइड ही होगा। तो ये भी क्रिटिकल रीजन बन गया आपका, और ये भी क्रिटिकल रीजन बन गया। अब हमारी टेस्ट की वैल्यू देखते हैं कितनी आई, वो आई है माइनस के 1.71 शायद। चलिए देखते हैं जाके वापस कितनी वैल्यू आई है। 4.1 है सर। 4.1, चलिए तो 4.1 ले लेते हैं इसको। 4.1 कहाँ पे लाई कर रही है, देखिए बताइए कहाँ लाई कर रही है ये। 4.1 माइनस क्या है, तो वो 0 से इधर लाई करेगी, यहाँ 1.96 है तो कहीं पे यहाँ पे लाई करेगी 1.41, यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ लाई करेगी। तो ये रीजन कौन सा है, एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस वाला हम जनरली यूज नहीं करते, नॉन रिजेक्शन रीजन है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने देखो सेम यही लिखा है। तो ये रहा, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू and less than the critical value this one, it means that it lies in the non rejection region as shown in figure this. So we do not reject the null hypothesis since the null hypothesis is our claim. देखिए हमें डिसीजन नल हाइपोथेसिस के लिए नहीं देना था, डिसीजन तो हमें क्लेम के लिए देना है। तो फाइनली हम जो आंसर देंगे वो क्लेम के लिए देंगे, और क्लेम देखेंगे कहाँ पे है। क्लेम हमने देखा था कि हमारा नल हाइपोथेसिस पड़ा हुआ था, और उसको हमने कर दिया, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्लेम भी हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने ये लिखा, सो वी since the null hypothesis is our claim, so we support the claim at 5% level of significance. तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा क्लेम का on the basis of sample की इंफॉर्मेशन के बेस पे। It means yes कि we may accept the claim that the average life of the bulb is 1200। या अगर हमें उसकी लैंग्वेज में लिखना है तो कहीं पर लिखा होगा yes, sample does not provide us sufficient evidence against the claim, so we may assume that the company claims that the average life of the bulb is this is true। ये हम बनाते हैं कंक्लूजन, जो हम निकाला हमने, जो हमने पूरी एनालिसिस करी उससे क्या कंक्लूजन निकाला, तो ये कंक्लूजन निकाला। यहाँ पे लिखा हमने लैंग्वेज में क्लियरली कि सैंपल हमें भाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा सफिशिएंट एविडेंस कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, तो भी मैं एज्यूम, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये बेगुनाह है, छोड़ देते हैं इसको।
तो यानी हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जो क्लेम है वो ट्रू। ओके, चलिए अब ये तो हुआ एक क्रिटिकल रीजन के बेस पे। अब हम देखते हैं इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे 95% दिया था तो हमने 1 माइनस अल्फा लिया था उसे, लेकिन इधर पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया तो उसमें हमने खाली अल्फा क्यों लिया? देखिए ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसे बोलता है कॉन्फिडेंस लेवल। 1 माइनस अल्फा होता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो अच्छा, कॉन्फिडेंस, तो अगर क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो 1 माइनस अल्फा लेंगे हम। यस, ओके। चलो अब देखते हैं इसको पी वैल्यू के बेस पे। तो अकॉर्डिंग टू पी वैल्यू, क्योंकि टू टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू हमारी ये होगी। तो पी वैल्यू इज जेड इज ग्रेटर देन, यहाँ मॉडुलस लेते हैं 1.42। इसकी वैल्यू देखते हैं फिर टेबल से, फिर वैल्यू करेंगे इसको, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए फिर हमने इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी, आपको याद होगा। ये हमारा मानते हैं 1.41 है, तो हमें ये एरिया चाहिए, तो हम इसको निकाल सकते हैं 5 में से, 0.5 में से अगर हम ये एरिया लेस कर दें तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। तो 5 में से हमने ये एरिया लेस कर दिया, इसकी वैल्यू टेबल से देख ली तो ये आ गई, तो 0.1586 आ गई। तो पी वैल्यू ग्रेटर आ गई। तो पी वैल्यू ग्रेटर आने का मतलब है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो सिंस इज ग्रेटर देन अल्फा, पी वैल्यू अल्फा से बड़ा हो गया, तो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% ऑफ। तो ये भी सेम रिजल्ट देगा, जो सेम रिजल्ट वो उसने तीनों मेथड से आएगा। बट सर, ओके सर, हमने कहीं देखा था कि ये जो पी वैल्यू है वह मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मिनिमम है, मिनिमम स्टेट है। तो क्या पी अल्फा से बड़ा हो सकता है क्या किसी केस में? हाँ, बड़ा आ तो रहा है, देखिए यहाँ पे बड़ा नहीं आ रहा, पी वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। ओके, बट सर कहीं पे स्टेटमेंट था कि ये पी वैल्यू जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये उस पर्टिकुलर टेस्ट, यानी ये वो लेवल है जहां पर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, इससे ऊपर ये एक्सेप्ट हो सकती है। ओके, ठीक है,